आप ऐसे समझिए कि आज जो शुरुआत थी कमज़ोर हुई थी, लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक के दम पर, एचडीएफसी बैंक के अनुमान से कमज़ोर Q1 अपडेट थे, जिसके बाद बाजार ने उसको बिकवाली दिखाई 4% के आसपास की। लेकिन साइमल्टेनियसली रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया, तो रिलायंस ने आज कंपनसेट करके खींच दिया बाजार को। और प्लस फार्मा में भी बाइंग थी। आईटी फ्लैट था, बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं था वहाँ पर। निफ्टी बैंक 1% नीचे था, स्मॉल कैप करीब 3/4% ऊपर था, 0.5% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी थी। फ्रंटलाइन इंडेक्स भी रिकवरी के साथ हरे निशाने बंद हुए और खरीदारी की ज़बरदस्त एक्शन चल रहा है पीएसयू में, शिपिंग में, डिफेंस में, जहाँ पर तो चली जा रही है तेज़ी, तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है किसी भी तरह का। वहाँ तो अनाप शनाप तेज़ी है इस समय, तो ठीक है, बढ़िया है। ऑयल एंड गैस अच्छी खरीदारी में था, इसमें ओएनजीसी वगैरह चले। फार्मा बढ़िया तेज़ी में आ रहा है धीरे धीरे। पीएसयू, एफएमसीजी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन इन टोटल अच्छा सेशन था, जबकि मार्केट्स में आज फिर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बहुत तो बैंक्स का अपडेट आया था Q1 का, ठीक है, वो इतना मैनेजेबल है, तो चलता ही रहेगा। जब ऑल टाइम हाई पे शेयर होता है तो बीच बीच में चीज़ें आती रहेंगी, तो ठीक है, आएगा ही। बाकी पॉकेट्स वाइज मोमेंटम चल ही रहा है और ख़बरें भी चली रही हैं। अकॉर्डिंगली आप नज़र रखिए न्यूज़ फ्लोज के बीच में और चीज़ों के बीच में। वो IPO के आने की खबर थी तो जियो चल गया, मतलब रिलायंस चल गया। एक यस बैंक से रिलेटेड बस घूम रहा था बाजार में, तो यस बैंक भी चल गया। तो ऐसे करके अलग अलग खबरें चलती रहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा बनती रहती हैं, शेयरों में मूव आते रहते हैं। सो ठीक है, वो चल ही रहा है। अब धीरे धीरे अब अगले हफ्ते जब पहुँचेंगे तो अर्निंग सीजन के साथ ही आएंगे। 8 तारीख से हम पहुँचेंगे और 8 तारीख से छोटे मोटे अर्निंग शुरू हो जाएंगे। हफ्ते के मिड वीक से बड़े अर्निंग शुरू होंगे, जब IT अपनी अर्निंग दिखाना शुरू करेगा। सो अब यहाँ से सबसे बड़ा ट्रिगर तो आपके लिए अर्निंग ही है, जिसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। प्लस हम 1 महीना भी दिखा चुके हैं वो बाजार की रिकवरी का, यानी 4 जून को हमने एक बड़ा ड्रॉप लिया था, वहाँ से लेके अब तक हम 15-17% की तेज़ी दिखाई चुके हैं। तो ये तेज़ी का सिलसिला आगे बना रह सकता है। अदरवाइज़ इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। बाकी मोमेंटम बढ़िया है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ हैं, बज़ के ऊपर आप ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को लेते रहिए। 2 लिस्टिंग भी होंगी अगले हफ्ते, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन बढ़िया बाजार है, सो फार एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल एंड गुड। सो कीप ऑन होल्डिंग एंड अकॉर्डिंगली कीप ऑन टेकिंग योर प्रॉफिट्स अलॉन्ग, उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बहुत ज़्यादा तो आज खबरें हैं नहीं, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है उसमें, हेलो सर, मेरे पोर्टफोलियो में 85% लार्ज कैप एंड 15% मिड एंड स्मॉल कैप है। मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा और ऐड करना चाहिए, तो सर कुछ अभी है ऐड करने लायक? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप 85 तो ज़्यादा है, इनफैक्ट ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ कि इतना तो लार्ज कैप नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसको राइट साइज़ करके 60 के आसपास ला सकते हो। तो उसका 2 ही तरीके, या तो लार्ज कैप बेच दीजिए या मिड कैप इतने बढ़ा लीजिए कि धीरे धीरे पोर्टफोलियो का साइज़ अपने आप ही एडजस्ट हो जाए। सो मिड कैप में लेने लायक बाजार तो बहुत भागा हुआ है। एक C8 अच्छा लग रहा है, वैल्यू है इसमें अभी भी। इसके अलावा मतलब इसके वैल्यूएशन बाकी टायर कंपनियों में ठीक साइड पर है। देन कम्स डालमिया भारत, अच्छा नाम है सीमेंट का। इट माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पेशेंस ज़्यादा ले सकता है आपका, क्योंकि 3 साल से चला नहीं है, तो शायद अभी भी ये थोड़ा और समय दिखाए, लेकिन ठीक कंपनी, इसको आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 54 के मल्टीपल पर है, अगर नीचे कहीं मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड ब्रिवरीज तो 100+ जा चुका है। रेडिको भी 80-90 के मल्टीपल पर है। और इवन जो नई आई है कंपनी एलिट डिजिटल, ये डिस्टिलरी, ये भी थोड़ी हायर साइड पर है कंपेरेटिवली। तो एक बार को नीचे अगर स्पिरिट्स मिल जाए ये UK की डील के खबर के बीच में, तो आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है। बाकी सीमेंट से एक हो गया, ये हो गया। और टेलीकॉम में तो भारतीय लार्ज कैप है, रिलायंस लार्ज कैप है। FMCG में से ITC लार्ज कैप बेटर लग रहा है। टाटा कंज्यूमर ठीक है, वो भी लार्ज कैप है। IT में से बिरला सॉफ्ट इस अच्छी वैल्यूएशन पर है, उसको आप देख सकते हो। इंडिजीन ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है, इसको आप देख सकते हो। ऑटो इंसलरी में से आस्क ऑटोमोटिव ठीक कंपनी है, आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है तो भी, और नया लेना चाहते हो तो भी, वो भी ठीक ठाक कंपनी दिख रही है वैल्यू वाइज। टायर भी हो गया, ऑटो इंसलरी भी हो गई। फार्मा में सर मार्क्सन्स को मैं आज देख रहा था, ठीक लग रहा है वो मुझे, लेकिन अभी बहुत कुछ में पढ़ना बाकी है। स्टिल एप्का इज़ बेटर। इवन ये जो अभी नया IPO आया था, नाम मिस कर रहा हूँ उसका, M से जो कंपनी है वो बढ़िया है। अरे नाम मिस कर गया उसका, वो कंपनी फिर भी बेटर लग रही है।
फार्मा में से एल्केम इज़ वेरी गुड, एल्केम आप आराम से होल्ड कर सकते हो। ये लार्ज कैप में नहीं आता, मिड कैप में आता है, इसमें है पोटेंशियल लार्ज कैप बनने का। लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डीज अच्छा है, इफ़ इन केस आप लार्ज कैप में कुछ ढूंढ रहे हो तो ये भी एक नाम ठीक है। फार्मा भी हो गया। ऑयल एंड गैस में सभी PSU में मेजरली, तो इसलिए अभी PSU को तो हाथ लगाने में घबराहट हो रही है। कंटेनर कॉप अच्छा है PSU में, मॉइल अच्छा है PSU में। डिफेंस तो अब कुछ बचा ही नहीं हाथ में लेने लायक, तो क्या ही बोलूँ। सो इस तरह के बहुत सारे नाम तो बता ही दिए, फिर भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा राइट साइज करने की ज़रूरत है। सो पिक एंड चूज़ करते रहिए जैसे जैसे फॉल मिले। NBFC में अच्छे अच्छे नाम है, वहाँ से आप पिक कर सकते हो कुछ। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे आयरेडा अंडर वैल्यू लग रहा है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है मिश्रा साहब, अगर आपको लग रहा है तो आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट, एग्री ऑन दैट। मतलब एक ही चीज़ मुझे अटक रही है कि 85% के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग है एक कंपनी में, 84% के आसपास की शायद, मैं अगर मतलब नंबर में मिस नहीं कर रहा हूँ तो। लेकिन मतलब अभी आई हुई कंपनी वो, अभी उसने मुश्किल से 4 क्वार्टर के नंबर भी नहीं दिए, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू अभी से आपने निकाल लिया, तो मतलब आई डोंट हैव दैट कैलिबर, तो मैं अभी तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा उसमें। और वैसे ही भाव को सलाम होता है, भाव तेज़ी में है तो हर चीज़ अच्छी है, भाव मंदी में तो आप कितने बड़े जानकार हो, कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, तो भी आपको बाजार कुछ वैल्यू नहीं देता। सो जब तेज़ी होता है तो सबका बोलबाला है, मंदी में कोई नहीं सुनता ये सब चीज़ें। वो झुनझुनवाला साहब ने ही ये लाइन बोली, तेज़ी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुँह काला। सो अभी तो ठीक है, क्या बोले, आप मान रहे हो इस बात को, आई कम्प्लीटली एग्री। मतलब मैं आई कैन नॉट डिनाई एनीथिंग ना, आपने बोल दिया हाँ ठीक है। माई थॉट से कि अभी नया IPO है, कुछ समय अभी बिता लेने दीजिए, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हो सकता है तब तक ये शेयर 500 रुपये हो जाए, लेकिन ठीक है, गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। माइट भी, हर चीज़ जगह सही थोड़ी ना हो सकता हूँ कि गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आई लर्न और आई लर्न, सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, BSE 3200 से करेक्ट होकर 2400 रुपये आ गया है, कहाँ पर एंट्री करना चाहिए? दूड़ी साहब वैसे ये शेयर प्री बोनस या स्प्लिट जो भी आया था इसमें एडजस्टमेंट, उससे पहले 600 रुपये से चला था शायद 2-2.5 साल में, और ये चल के फिर वो ऊपर गया, फिर इसमें एडजस्टमेंट आया, फिर ये ऊपर चला। सो चला तो बहुत है, ये इतनी सी करेक्शन से बहुत कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है इसके जीवन में। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दो, ताकि अगर और भी ज़्यादा नीचे जाने लग जाए तो आपके पास बैंडविड्थ खुल जाए और पोजीशन ऐड करने की। लेकिन चले हैं थोड़े तो हल्के भी होंगे, अब कहाँ होंगे पता नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। आप खुद ही समझो ना, 3-3 हज़ार रुपये शेयर 2400, 20% का करेक्शन आ जाए अभी तक मैक्सिमम 20%, वो भी तब जबकि इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने एडजस्टमेंट के बाद IPO से लेके अब तक। सो आप होल्ड कर सकते हो, और नीचे अगर मिल रहा है तो आप यहाँ से ऐड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ से और 20% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ठीक है, ऐड करने में कोई बुराई नहीं, कीप ऑन ऐडिंग जैसे जैसे मिलता चले आपको नीचे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर टाइटन पे क्या करें? राकेश जी, टाइटन जैसी कंपनियां दे आर गुड टू होल्ड फॉर पोर्टफोलियो, बट वो ऐसे नहीं चलेंगे कि आप हर रोज़ का भाव देख रहे हो कि कितना चला कितना नहीं चला। टाइटन, बजाज फिनेंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक एंड इवन HUL, ये 5 नाम एक बहुत बड़े जो तेज़ी थी उसको देखते हुए आए हैं। डिकेड्स ऑफ तेज़ी दिखाई है उन्होंने, डिकेड्स ऑफ। सो डिकेड्स ऑफ तेज़ी के बाद या डिकेड्स ऑफ या कुछ सालों की मंदी में चले गए हैं, हाइबरनेशन जिसे बोलते हैं उसमें चले गए हैं। अब ये हाइबरनेशन से कब निकलेंगे, कब इनकी चाल दोबारा शुरू होगी पता नहीं, लेकिन आमतौर पे एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि निफ्टी का 15% का CAGR होता है। स्टॉक स्पेसिफिक आप चले जाओगे तो 20% मैक्सिमम या 22% CAGR आता है, 15 से 22% की रेंज में रहता है। ये हिस्ट्री है, अब फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 15 से 22% की CAGR के बीच में सारे स्टॉक घूमते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो अच्छी पुरानी क्वालिटी कंपनियां सब। सो वो अगर किसी ड्यूरेशन में वो 22% से ऊपर है तो एडजस्ट हो के नीचे आके 22% की फिट में, या 25 मान ली चलिए, 25% में फिट हो जाते हैं। सो ये टाइटन, एशियन पेंट्स एंड बजाज फिनेंस, ये 3 नाम ऐसे हैं जो इससे ऊपर अभी चल रहे हैं। अभी एवरेज 42% के आसपास का CAGR है बजाज फिनेंस का, 32 के आसपास शायद एशियन पेंट है, और 28-29 के आसपास शायद टाइटन का है। तो धीरे धीरे एडजस्ट होकर वहीं घूम के वहीं खड़े हो जाएंगे आके। तो 25 की रेंज में कहीं रहना होता है इनको। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप नाम देख रहे हो, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये सब उसी रेंज में है, 25, 26, 27 इन्हीं की इसी रेंज में आते हैं ये सब भी। तो ये एंड ऑफ द डे सबको उतना ही रिटर्न देना है, 15 से 25 के बीच में। आज आप आ गए, आपके हाथ में आ गया 600 रुपये पे
कोई स्टॉक हो 1200 हो गया तो आपको लगा कि नहीं बहुत, मेरा तो पैसा डबल हो गया, एग्री, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वही होता है, उतना ही रिटर्न आ जाएगा एडजस्ट होकर, क्योंकि वो ऊपर नीचे रेंज बाउंड सब दिखाने के बाद वहीं आएगा। सो टाइटन ऑल्सो टेक सम टाइम। वो अगर आप में है तो आप बने रहो, वो नहीं है आप में तो फिर आप यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर गुड मल्टी बैगर्स, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ओके जी, थैंक यू मुकेश साहब, थैंक यू हौसला अफजाई के लिए, बातचीत करने के लिए और रोज़ सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Once upon a time, Walchand Nagar was around 11,000 per share, agree, and after split and bonus, it never recovered now. Again is catching momentum. What is the reason for it? सिंह साहब, अगर आप, क्योंकि आप इतनी पुरानी हिस्ट्री जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि वालचंद नगर जो है ये गांव के नाम पर है महाराष्ट्र के, और वालचंद नगर जो है ये जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जनक भी हैं। वो इंडियन फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के नाम से उनको जाना जाता है। हीरानंद वालचंद साहब जो है उनके नाम पर ये कंपनी है। सो पढ़िएगा कभी, उनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, HAL बनाया, जिस HAL को आज हम पूज रहे हैं 5,500-6 हज़ार रुपये पे, वो वालचंद साहब के ये नाम पर है। उनकी ही जनरेशन के जो उनके भतीजे हैं वो वालचंद नगर एंड HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये दोनों ओन करते हैं। एंड इवन वो एक शुगरी कंपनी भी है, क्या नाम है उसका, जिसकी टॉफ़ीज़ हम बहुत खाते थे पहले, रेवलगांव के नाम पर ये जगह है। तो HCC अभी जो वालचंद नगर में मूव आ रहा है उसकी वजह है वो ये लोग मान रहे हैं अब, जो पहले भी था इस कंपनी के साथ, कि एक तो लैंड पार्सल है नवी मुंबई वाला, वो इनके लिए हमेशा ट्रिगर रहेगा ही। दूसरा, जो न्यूक्लियर प्लांट लगाने की कैपेसिटी है वो HCC के पास है। HCC इस तरह के प्लांट लगाने में एक्सपर्टीज़ रखता है और वालचंद नगर में उसमें कुछ हद तक बड़ा योगदान रखता है। सो न्यूक्लियर पावर की डिमांड एकदम से, ये बुल मार्केट में हमेशा ऐसी कहानियाँ उठती रहती हैं। सो ये दोबारा रिवाइव हो गई स्टोरी और फिर वापस गुलजार है चीज़ें। सो आप नंबर पे नज़र रखिए सर, कोई भी मार्केट हो, चाहे बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, नंबर इज़ एवरीथिंग। अब ये होता है कि पहले आप बुल मार्केट में 100 रुपये की चीज़ को आप 200 का मल्टीपल भी दे देते हो, जो आजकल देख ही रहे हैं हम, यानी कि 100 रुपये का जिसका अर्निंग होगा उसको 200 का मल्टीपल मिल जाएगा। और बियर मार्केट में 100 रुपये की चीज़ को 100 का मल्टीपल तो छोड़िए, 10 का मल्टीपल भी नहीं मिलता है। सो उस समय कोई सुनता नहीं, अभी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, आप एक्सट्रीम साइड पे जाओ या दोनों साइड पे तो ठीक है। तो आप अर्निंग को सपोर्ट करो। अगर आपको वालचंद नगर HCC सब में अर्निंग मिलने लगती है तो आप रह सकते हो। जैसे LCC का तो राइट्स किया था, तो राइट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो अज्यूम करेंगे ना कि अगर वो 12-14 रुपये में राइट्स उनको मिला है तो शेयर कहीं 30 रुपये हो तभी तो उनको प्रॉफिट है, वरना पार्टिसिपेट क्यों ही करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन जब भी आती, कॉर्पोरेट एक्शन जो वोडाफोन में हुआ कि FPO के अंदर किसी ने अगर 11 रुपये में लिया है और वो FPO आज 19 रुपये आएगा तो उनको 50% गेन तो आ ही गया ना। सो उनके तो जैकपॉट हो गया। सो अब उनको रिवाइवल हो ना हो, कंपनी में कहानियाँ कुछ भी आती रहें, लेकिन एवरी गुड स्टोरी ऑलवेज फॉलोज सम सेलिंग। सो अकॉर्डिंगली आप देखिए अब कैसे इसमें काम करना है, बट रिवाइवल अगर हो रहा है तो नंबर में रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। TVS सप्लाई चेन चला नहीं, सही वैल्यूएशन है क्या? राहुल जी मेरे ख्याल से लॉस मेकिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन वैसे भी इस तरह से निकालना मल्टीपल के लिहाज से बड़ा मुश्किल है, और ये लॉस मेकिंग ही है जब से IPO आया तब से अब तक। मैं कल क्योंकि वो PE पढ़ रहा था, इसका नाम देखा था मैंने, तो इसमें लॉस आया था। ये जोमेटो, पेटीएम, ये सब लॉस मेकिंग ही है। इवन MMTC लॉस मेकिंग है, STC लॉस मेकिंग है, और फैक्ट आज से 2 साल पहले लॉस मेकिंग था। अब सडनली उसमें पता नहीं क्या ही कहानी आ गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 90 रुपये पे पड़ा हुआ शेयर आज 1000 रुपये के ऊपर है। सो चीज़ें बदली हैं, एक्चुअल में बदली हैं कि नंबर में बदली हैं कि भावनाओं में बदली हैं पता नहीं, लेकिन कुछ बदलाव आ रहे हैं। सो आप लॉजिस्टिक में बने रहो मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन बहुत होना चाहिए। ऑल कार्गो बैठा है, गति बैठा है, ये है, ब्लू डार्ट है, इवन गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, उसकी सब्सिडरी है, स्नोमैन है। तो ये सब कंपनियों का कंसोलिडेशन होना चाहिए। कुछ बड़ा प्लेयर आएगा, इन सब में से किसी कंसोलिडेट करेगा, जो होना शुरू भी हो गया है। JSW ने नवकारो खरीदा है, तो लग रहा है कंसोलिडेशन आना चाहिए। इसीलिए स्नोमैन भी लोग मतलब प्रमोटर बाय कर रहा है, क्योंकि एक अच्छा वैल्यू वहाँ मिल जाएगा उनको। सो हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन क्रिएट हो, तो मेरे ख्याल से बने रहने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी ग्रुप अच्छा है, भले कंपनी लॉस मेकिंग हो लेकिन ग्रुप स्ट्रांग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
हाउ मच अपसाइड यू सी इन SBI, ITC, SW Solar एंड अशोक लीलैंड फ्रॉम CMP? ठाकुर साहब देखो, अगर आप अपसाइड पूछोगे तो मेरे को तो नहीं पता क्या अपसाइड आएगा, बस ये कह सकता हूँ कि SBI और ITC में आप साल का 15% निकाल लोगे। साल का 15% कैसे निकलेगा? वो एक साल में नहीं चलेंगे, अगले साल 30 दे देंगे। सो ऐसे आता है उनका रिटर्न। ITC पिछले कई साल नहीं चला, सडनली चला, 50% गेन दे गया। तो ये वो स्टॉक नहीं है जिनको आप हर रोज बैठ के भाव इनके चेक करते रहोगे। या तो आप ट्रेडर हो कि ऊपर ही कॉलें बेच दी और नीचे कैश में भर के बैठे हो, सो ये बात अलग है, फिर तो तरीका अलग है। लेकिन ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इनको आप कैसे खरीद सकते हो? इनका तरीका ये होता है कि आप छोटे मोटे अपना ट्रेडिंग जो कर रहे हो करते रहो किसी अकाउंट से, उसका जो प्रॉफिट बनता जा रहा है उससे आप ITC, SBI, TCS, HDFC बैंक ये सब इकट्ठे करते रहो। क्योंकि एक लेवल पर आकर जब बाजार आपको रोजमर्रा की इनकम देना बंद कर देगा, शॉर्ट टर्म गेन्स आने बंद हो जाएंगे। अभी तो ऐसा मार्केट है, रोज सुबह एक PSU खरीदो, शाम को नोट गिनते हुए घर जाओ। ऐसी टाइप की सिचुएशन में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो बदलेंगे, आज नहीं 6 महीने बाद, 6 साल बाद, जब भी बदलेंगे। लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी तब आपके पास ये जो बचेंगे ना ITC, SBI, यही हेल्प करेंगे। क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी पे कोई इशू नहीं है। आप इनको पता है ये तो कहीं जाएंगे ही नहीं, है तो यहीं रहेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 100 रुपये नीचे आ जाएगा SBI, मैक्सिमम 200 रुपये नीचे आ जाएगा। बहुत बुरे सिनेरियो में भी जब TCS नीचे आया था कोविड के टाइम पे, तो भी वो 1600-1700 रुपये आया था। सो ऐसा सिचुएशन आता रहेगा तो ठीक है, उस समय पर लेकर लेंगे जो करना होगा। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी इशू नहीं है, तो इनको आप एक्यूमुलेट करते रहो फॉर योर बेटर दोज टाइम्स जब सिचुएशन खराब हो। लेकिन अभी के लिए आप बुल मार्केट में इन पे अगर पैसा डाल रहे हो तो ये सोचिए कि इनमें गेन आने वाला है, तो फिर गलत शेयरों का चुनाव है। इस समय तो आपके लिए वो पैसा होना चाहिए जहाँ पे पैसा डाला वो खटाखट टाइप चल रहा है अभी बाजार। सो यहाँ पर ना थोड़ा देख संभल के काम करना भी ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा उस तरह के शेयरों में। इस तरह के शेयरों को आराम से एक्यूमुलेट करने का समय है। सर टाइटन और सुमित मल्होत्रा दोनों ही ब्रांड है, कोई विकल्प नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे एंड एवरीथिंग इज इनविंसिबल। ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इनविंसिबल हो, सॉरी, हर चीज़ का एक एंड है। मतलब इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बना। सो इस गलत फहमी में ना मैं हूँ ना आप रहिए, बेस्ट है। JSW इंफ्रा मिश्रा साहब होल्ड कर सकते हैं, इट्स अ गुड स्टॉक। अदरवाइज एक ही केविएट है कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग तय सीमा से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है। सो 84% के आसपास शायद होल्डिंग है। तो इसमें होल्डिंग बिकनी चाहिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बिकेगी ज़रूर। क्योंकि IPO के 3 साल के अंदर होल्डिंग बेचनी कंपलसरी होती है। तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिए, PSU के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए HAL चले जा रहा है, IRFC चले जा रहा है। PSU में होल्डिंग 85% है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो उनको कोई नॉम ही नहीं है बेचने का। सो इवन LIC 98% होल्डिंग लेके बैठा है। सो लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों को 3 साल में बेचना होता है, तो ये कभी ना कभी आएंगे बेचने। किस दाम पर आते हैं, कितनी इक्विटी बेचते हैं, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो ऐसे हैं जो पूछिए ही मत, सेलो अभी IPO आया, अब QIP कर रहे हैं। मतलब 1500 करोड़ का IPO हो चुका है, 750 करोड़ का QIP आ रहा है। सो क्या आपको पता नहीं था उस समय कितना पैसा चाहिए? उस समय प्रमोटर ने इक्विटी बेची OFS में पूरा, फिर प्रमोटर नया इशू कर रहा है QIP में, फिर नए इन्वेस्टर आएंगे। सो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही अलग ही चल रही है कहानी में। तो ऐसी भी सिचुएशनें बड़ी चल रही हैं बाजार में। आप मतलब डाइल्यूशन की सीमा ही नहीं समझ पाएंगे कितनी आ रही है। 500 करोड़ रुपए का AUM, 500 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है, ऐसा धंधा चल रहा है अभी तो। एनीवेज ये सब, लेकिन अभी बुल मार्केट में बोलना व्यर्थ है। तो बेटर इज कि आप जहाँ पर मतलब JSW में होल्ड कर सकते हैं, एंड दे आर गुड कंपनीज अदरवाइज इन एक्सपैंडिंग वेरी वेल। नया केपेक्स भी है, तो आप होल्ड करिए, नीचे मिले आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे प्रमोटर माल बेचता है इसमें। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब बातचीत होगी सोमवार को। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म का हैंडल यही है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।